नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर हमारा खास प्रोग्राम चर्चा है खास। चर्चा राजनीतिक गलियारों की, कुछ सामाजिक और धार्मिक मुद्दों की। और इस विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत संभल में भड़की हिंसा के साथ। सर, संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई और इस भड़की हुई हिंसा से पूरे देश की सियासत गर्मा गई और भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों आमने सामने हैं। और वहीं दूसरी तरफ वृंदावन में संत समाज की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति धाम के आंदोलन का शंखनाद बज चुका है। तो ऐसे घटनाक्रमों का धार्मिक और राजनीतिक क्या प्रभाव है, क्या चर्चा करेंगे आप इस पर? देखिए, ये एक तनावपूर्ण स्थिति है देश में इस समय बनी हुई जी। और राजनीति भी, संसद में भी उठ रहा है और सड़क पे भी, संसद दोनों जगह ये मुद्दा उठ रहा है। और हमें इस मुद्दे को समझने के लिए अतीत में जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, उस समय जो देश में जितनी मुस्लिम अनुपात था 13-14% जितने उस समय थे, तो वो उससे कहीं ज़्यादा हमने ज़मीन उनको दे दी। पाकिस्तान बन गया, ठीक है, वो धर्म के आधार पर था और वहाँ चले। उन्होंने, पाकिस्तान ने जो हिंदू प्रॉपर्टी थी, जो हिंदू वहाँ से इधर आए, वो सारी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी। यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे यह हुआ कि 1955 में नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम बना दिया। वक्फ बोर्ड का एक पहली नींव रखी गई, 1955 में रखेगी। और 1964 में इन्होंने वक्फ परिषद बना दी। वक्फ परिषद का काम यह था कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो केंद्रीय सरकार है उसको सलाह देनी, ये करो, ये ना करो। 1995 में नरसिम्हा राव ने आके एक वक्फ एक्ट बना दिया। उस एक्ट के साथ उनको इतनी पावर मिल गई कि जिस जगह पे वो रखे वो कर दें। अब हुआ क्या कि जब 1955 में चाहिए तो ये था कि आज़ादी मिली है, कोई सनातन बोर्ड बनाते, क्योंकि सदियों की गुलामी थी जो सनातन धर्म से जुड़ी थी या राष्ट्र संस्कृति से जुड़ी इमारतें थी, अब उनको संभालते करते। क्योंकि एक सच्चाई ये, अब वक्फ बोर्ड जो कह रहा है कि संभल पे ले रहा है या कृष्ण जन्मभूमि पे लेके आया, इससे पहले राम जन्मभूमि की आई, ये कभी ना होता अगर राष्ट्र इमीडिएटली जो आज़ादी के बाद सनातन संस्कृति को संभालने की बात की जाती। हुआ इसके बिल्कुल विपरीत कि तुष्टिकरण की नीति पे चलते हुए, एक वोट बैंक का सामने रखते हुए ये सारे पिछले 30 साल 1955 से 1995 तक का ये दौर चला और उसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। क्योंकि हुआ कि जब आप वक्फ बोर्ड का एक्ट बन गया, आप इस समय एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है जो केंद्र सेंट्रल स्तर पर 32 दूसरे प्रदेशों में। अब ये लोग जो है, इनके साथ जब जमीन जुड़ गई, पैसा जुड़ गया, तो इन्होंने अपने आप को, जो आक्रामक मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, उनको अपना वारिस बना दिया। क्योंकि उसके साथ जमीन मिली है, पैसा मिला, तो वो तो वारिस, वो कहते हम तो वारिस हैं। जबकि ये सच्चाई है कि जैसे हरिहर मंदिर की बात हो रही है, अगर बाबरनामा जाएं, अकबर के जाएं या औरंगजेब के जो रोजनाम से लिखते थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि हमने ये मंदिर था, इसको तोड़ा। चाहे अजमेर दरगाह की बात हो रही है, वहां पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने जो इसको तोड़ के इस पे बना दिया, क्योंकि उसने लिखा आक्रमण करके आए तो रास्ते में रेस्ट करना था, तो ये एक मंदिर मिला तो हमने यही तोड़ के इसको बना लिया अपने, तो अजमेर दरगाह से बन गई। तो इस तरह के कई, मतलब हजारों मुद्दे। चाहिए तो ये था कि उस समय जैसे सोमनाथ मंदिर को संभाला गया था, सरदार ये परमात्मा की है कि उनके विश्वास जितने लिखे थे चले गए। उस समय ही सरकार संभालती कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिसमें हम स्वाभिमान करते हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, उनको एक सनातन बोर्ड बनाते, जैसे जय वक्फ बनाया सनातन बोर्ड बनाते, वो अपना संभालते। अब ये जो दावा करते हैं, तो इनको ये तो स्पष्ट बात है ना कि उस समय के जो हमलावर थे, उन्होंने जानबूझकर सनातन धर्म को, जो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाई। ये सच्चाई है, इसमें कोई इनकार ही नहीं कर सकते। सर, पिछले हफ्ते जो हमारा प्रोग्राम हुआ है उसमें हमने बात करी थी कि दिल्ली में जो धर्म संसद हुई है उसमें सनातन बोर्ड बनाने की बात, ये उसी समय बनना चाहिए ना। ये अब क्योंकि अब तो आवश्यकता बन गई, नहीं तो अस्तित्व में खतरे में आ गया। क्योंकि लाखों एकड़ जमीन इन्होंने पिछले
20 साल में 25 साल में ले ली और उनको कोई चेक करने वाला नहीं। ये एक संविधान पैरेलल बन गई सरकार, जिस पे हाथ रखे वो जमीन इनकी। जबकि सच्चाई ये है कि जो हमलावर आए उन्होंने जानबूझकर मंदिरों को तोड़ के, ताकि उस समय के कोई गुलामी थी तो उनको नीचा दिखाने के लिए, तो चाहिए तो ये था कि आज़ादी के बाद हम संभालते, अब नहीं संभली। अब पीछे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी आखिर कितने को हम तोड़ेंगे। प्रश्न यही है कि ये एक हिंदू थॉट यही है कि झगड़ा ना बढ़ाओ, कितने को। तो कम से कम इस समय भी एक तो मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड या तो समाप्त करें या उसकी शक्ति को सीमित किया जाए। जो हर वो तो गांव के गांव क्लेम कर रहा है, उन्होंने तो नई जो संसद बनी है उसी को बोला कि हमारी जमीन पे बना है। इसी तरह कोई 100-150 जो उन प्रॉपर्टी पे क्लेम किया। पिछली मनमोहन सिंह सरकार दे भी गई उनको कुछ हिस्टोरिकल जो चीज़ें थी। तो ये चीज़ रोकनी है, तो उसके लिए दो बातें मैं समझता हूँ। एक तो उनकी जो अनलिमिटेड पावर्स है वक्फ बोर्ड की थी उसको चेक हो जाए। दूसरा इसके साथ साथ सनातन बोर्ड भी बने, ताकि वो अपने सनातन मंदिरों की जो ज़मीन है जो इनकी किताबों में अकरमा को लिखी हो उनको संभाल सकें। कम से कम 100-200 हर स्टेट में वक्त अलग अलग अपने अपने आस्था के स्थान होंगे, जो महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से होंगे और धार्मिक दृष्टि से भी। उनकी क्लासिक मैं कहता 30,000 18,000 जितने भी हैं थोड़े। अब आज भी ये सिलसिला चलता है मंदिर तोड़ते, जहाँ पे इनको लगता है कि बहुमत है इनका या तंग करते परेशानी करते हैं। तो एक तो ये होना चाहिए कि एक पैरेलल सनातन बोर्ड भी बने, वो सरकार की निगाह में रहे, दोनों ये भी और वो भी, और बैठ के ये करें कि हाँ ये 50 या 60 या 100 जितनी भी है, तोड़ी तो उन्होंने हजारों मंदिर तोड़े हैं, कम से कम 100-50 ऐसे स्थान हो गए जैसे काशी विश्वनाथ का हमारा चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि चल रहा है, ये संबल का आ गया, और कई ऐसे होंगे जो हर प्रदेश में अपने अपने आस्था अनुसार उनका महत्व होगा। तो उनको चिन्हित करके एमिकेबली बिठा के और उसके बाद करें कि वक्फ इससे चैलेंज आगे नहीं कर सकता। क्योंकि जितना जितना ये करेंगे तो ये आपने वारस पैदा कर दिए जो हमलावर थे, उनको करोड़ों की जगह आपने दे दी और फिर वो लड़ाई का कारण तो बनेगी। तो ये तो पहला काम तो ये। दूसरा ये जो बात है, ये एक जो भीड़ तंत्र चलता है, इस पर किसी को ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम संविधान से ऊपर है। वक्फ संविधान के पैरेलल बन गया है। ये कानून तोड़ने की ये एक जो आदत बन गई है कि तुष्टिकरण की राजनीति है, तो ये कानून व्यवस्था भी बनी रहे और ये सनातन की जो हित है, जो राष्ट्र संस्कृति से जुड़ी बातें हैं, उनके लिए भी एक अलग से बोर्ड बने और एक समय सीमा के बीच में निर्धारित किया जाए कि हाँ 1 साल 2 साल में 100-150 जो अपने अपने क्लेम दावे हैं उनको सरकार पुरातत्व जो विभाग है वो देखे, हाँ इसमें क्या सच्चाई है। बीच में एक जज भी बैठ सकते हैं, उनकी निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे, 2-3 बना दें, वो चले। नहीं तो ये रुकेगा नहीं, ये तनाव बढ़ेंगे। ये इमीडिएटली इसका इलाज करना चाहिए। जो ये कैंसर लगा देश को, अगर इसका ऑपरेशन ना किया गया ना तो आते 50 साल में देश का बहुत बुरा हाल होगा। ये मैं आज कह सकता हूँ। आगे हम सर के साथ बात करेंगे बांग्लादेश की। सब बांग्लादेश में जब से सियासी पासा पलटा है, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं और उनके धर्म स्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अभी इसी हफ्ते ही हिंदू धर्म गुरु और इस्कॉन प्रमुख जो हैं चिन्मय कृष्ण दास को ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप इस सारे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? इसको एक शब्द में बोलना हो तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश एहसान फरमोश। देखिए, जब 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में लड़ाई लड़ रहा था, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, तो करोड़ों शरणार्थी भारत में आए। भारत ने उनको यहाँ पे शरण दी। भारत का उस समय का खर्चा 7,000 करोड़ का है। सरकार ने ये दावा किया कि 7,000 करोड़ का। उसके ये तो सीधे सीधे है, बाकी दाएं बाएं जो किसी के घरों में या वैसे बैठे वो अलग से। और सैकड़ों सैनिकों ने, अपने भारतीय सैनिकों ने वहाँ पे इनके लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जानें दी, शहादत दी। तीसरी बात, ये बांग्लादेशी जिनको हिंदू बांग्लादेशी, ये लाखों की तादाद में पाकिस्तान की फौज ने इनका कत्ल किया, इनकी औरतों के साथ बेइज्जती की, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म होता था इन्हों को, क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले ही पता था कि हिंदू को नज़र रखें। आज
ये अपने भाई जो बांग्लादेश जिन्होंने इनके साथ कंधे से कंधा मिला के विभाजन के समय भी इनके साथ रहे, 1947 में भी उन्होंने बांग्ला भाषा में लेके एक था, 1971 में उनके साथ रहे, आज ये फिर उन्हीं पे निशाना साध रहे हैं। और ये जो आपने मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद शेख हसीना ने तो आज भी बोला है कि किशन दास जी की जो रिहाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी गलत है। भारत सरकार ने भी मुद्दा उठाया है, लेकिन मैं ये किशन दास जी का कसूर इतना है कि उन्होंने वहाँ पे सनातन जागरण मंच बनाकर हिंदुओं की आवाज़ उठाई। अब देखने वाली चीज़ ये है कि जितना रिएक्शन भारत में होना चाहिए, ऐसा ही अगर किसी भारत में किसी जैसे संभल के मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कितना शोर मचा संसद में, बिल्कुल, तो यहाँ पे विपक्षी पार्टी तो कोई बोल ही नहीं। विपक्षी वाले ने तो एक खाना पूर्ति शायद किसी ने की हो तो की हो, अदरवाइज जो सड़कों पे आना चाहिए, जो टीएमसी सरकार वहाँ पे बीजेपी, ये एक पार्टी का मुद्दा थोड़ा है, ये तो एक संप्रदाय का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, उसकी रक्षा के लिए है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए और कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। उन पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव चढ़ना है। वो यूएनओ भी साइलेंट है, इस्लामिक कंट्री जो बैठे हैं वो भी क्योंकि मुश्किल ये है कि कुरान में जब वो कहते हैं कि काफिर है, हिंदू काफिर है, मूर्ति पूजा, तो अब वो तो बदलना नहीं सकते। तो जब मदरसों में यही दिन रात करते हैं और 5 टाइम की नमाज में भी यही कहते हैं कि अल्लाह ही सब है, उसके बाद किसी को, वो जो भाईचारे की बात करते हैं वो सिर्फ दिखावा ही मैं समझता हूँ। नहीं तो इस स्थिति में चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, चाहे वो बाहर बैठा है, मानवीय पक्ष से वो बोलता है नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, और नहीं हो रहा, क्योंकि ये राजनीति, ये धर्म, क्योंकि जो बचपन से ही जब आप ये कहते हैं कि हिंदू काफिर है और इसको मारना हमारा हक है, इसको पाप नहीं है, पुण्य है ये, तो फिर ये स्थिति तो बनेगी। अब रही हिंदुओं की बात, जो यहाँ पे नारा लगता है एक है तो सेफ है, हिंदू को भी ये समझना पड़ेगा कि एक संगठन में ही शक्ति है। देखिए आज देखें, इसमें एक और बात समझने की जरूरत है कि आज आरएसएस पे उंगली उठाई जा रही है, पर मैं समझता कि 1925 में डॉक्टर हरदेव ने इस बात को समझ ली थी कि आज़ादी की लड़ाई में उनको एहसास हो गया था कि आज़ादी मिलने के बाद भी अगर हिंदू संगठित नहीं होता तो उसकी दुर्दशा ही होगी। आज ये उसी चीज़ है कि अब अगर दुर्दशा, तो बांग्लादेश में संगठन कमजोर है, बिल्कुल, हिंदुस्तान में संगठन कमजोर है हिंदुओं का। जब तक संगठन शक्ति नहीं बनती, सामूहिक रूप से हिंदू ताकतवर नहीं बनता, तो वो देश में भी प्रदेश में भी उसकी यही हालत होगी। उसको राजनीतिक रूप से जागृत होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से जागृत होनी, और राजनीति और जो संगठन के हिसाब से भी उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए, तभी इसका बचाव हो सका, अदरवाइज नहीं। बाकी भारत सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोनों पे ये बात बड़े जोर से उठानी चाहिए ताकि लाखों हिंदू वहाँ पे परिवार जो है खतरे में है। उनकी मंदिरों पे भी आज भी हमले हुए हैं, घरों पे भी हमले हो रहे हैं, इस्कॉन को बैन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। तो वो एक चीज़ सरकार को उनके साथ, बांग्लादेश के साथ भी करनी चाहिए और यूएनओ के माध्यम से भी सारी बातें उठानी चाहिए और गंभीरता से उठानी चाहिए। अगर किसी स्टेज पे ऐसी मुद्दा आए तो मैं समझता हूँ कि आर्मी का भी इस्तेमाल करना चाहे तो वो करना चाहिए, उसको रास्ता दे के उनको बचा के लाना चाहिए। फिर वही बात है कि अगर एकजुटता नहीं होगी तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा है कि आने वाले 10-5 साल में ये देखिए 1971 के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा है। वहाँ पे जो उनकी जो लेखक थी तस्लीमा, उसने वो भी और भी कई लिखते रहे हैं कि हिंदुओं की वहाँ पे लड़कियां, घर बार सब खतरे में है और उनके साथ ज्यादती होती है, पुलिस सुनते नहीं। तो ये कमी है भारत जो हिंदू समाज है उसका जागृत ना होना, उनके साथ संपर्क ना रखना, जातिवादी भाषा पे विभाजित रहना, ये चीजों से ऊपर उठकर जब हिंदू अपने आप को हिंदू कहेगा गौरव के साथ इकट्ठा होगा, तभी ऐसी चीजों से बचाव हो सकेगा, अदरवाइज खतरे में ही रहेगा, हिंदू पर हमेशा दबाव ही बना रहेगा। जी बिल्कुल। आगे हम प्रोग्राम चर्चाएं खास में सर के साथ चर्चा करेंगे ईवीएम की, और इसकी हम समय समय पर सर के साथ चर्चा करते रहते हैं क्योंकि देश में कहीं ना कहीं चुनावी माहौल जो है वो बना रहता है।
सर, जब भी चुनाव होते हैं, उसके परिणाम आते हैं, तो सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है और अब तो विपक्ष सरकार के साथ दो-दो हाथ करने के लिए रोड मैप बनाने की तैयारी कर रहा है और एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर वो खुलकर आंदोलन करने की तैयारी में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर का जो सिस्टम है उसके लिए जो याचिका दी गई थी उसको खारिज किया है कि अब बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम दोबारा शुरू नहीं होगा। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है? देखो, उच्च न्यायालय ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी, जब जीत जाए तो ठीक, जी हार गए तो चुप, जी मतलब श्योर। बिल्कुल तो ये सच्चाई ये है कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस और विपक्षी दलों को हार मिली, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पर वो ये भूल रहे हैं कि इधर हिमाचल में भी उनकी जीत हुई थी और झारखंड में भी जीत हुई है। तो ईवीएम तो वहाँ भी थी, यहाँ पे भी थी। तो और इससे पहले ईवीएम को लेकर जो चुनाव आयोग है उसने भी चैलेंज किया था कि आप किसी, ये हैक नहीं हो सकती, सबके अपने इंडिपेंडेंट चिप है, आप उसको सामूहिक कहीं जगह से भी इसका नियंत्रण नहीं हो सकता, तो आप चुनौती दे सकते हैं करने वास्ते। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये आदेश भी दिया कि आप 5% आप पैसे फीस दें, 1 महीने तक वो रिकॉर्ड सारा रखते हैं, आप उनको चेक कर लें। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे अब 1 महीने तक वो रखते हैं मशीनें संभाल के। जिस किसी पे आपको लगता है इस बूथ पे या इस जगह, तो आप पैसे जमा करा के उसको रिकाउंट करा सकते हैं। फिर इन्होंने बीच में रखे थे कि हर वोट का पर्ची आए भी किसका, वो तो पर्ची आनी शुरू हो गई। तो अब ये सारी चीजें 100% करो, अब जो कई चीजें ऐसे हैं जैसे फजूल में किसी बात। अब बैलेट पेपर किसी देश में है, किसी में नहीं है, हमारे भी पहले रहा, पर उसके साथ करप्शन भी कितनी जुड़ रही। अब ये प्रूव हो चुका कि ईवीएम पे इतना करप्शन नहीं है जितनी बैलेट पेपर पे है। ईवीएम में तो कोई अभी तक तो कोई साबित ही नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई आप चैलेंज करें, देख लें, ट्राई कर लें। और तीसरी बात और समझने की कि ईवीएम के बनने से लेकर मतदान तक कितनी जगह पे उसके टेस्ट होते हैं, और उसके बाद ही ये प्रयोग में लाई जाती है। वो सारी देखते हुए सिर्फ मैं ना मानूं, हमारे पंजाबी में कहते हैं रोंदू खिलाड़ी, ये रोंदू वाली स्थिति है। हार को स्वीकार नहीं करना, तो कोई ना कोई हारना चाहिए। तो ये कि जो हारे हैं वो अपने अंदर झांके, ईवीएम पे निशाना साधने के जाए या बहाना ढूंढने के लिए वो अपने अंदर झांके कि हमारी कौन सी नीतियाँ थी जिसके कारण हमारा संगठन कमजोर हुआ, हमारी विचारधारा कमजोर हुई, हम कमजोर हुए। उस पर अपना ध्यान दें, ना कि ईवीएम पे। सच्चाई तो ये है, अगर ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ईवीएम का एक बहाना तो मिला हुआ है। तो अभी ये जो सारा, मैं यही कह सकता हूँ कि जो उच्च न्यायालय की बात है कि जीत गए तो ठीक है, हार गए तो शोर मचाओ, तो ये नीति चलेगी नहीं। अब विपक्षी नेता ने तो कहा कि हम सड़क पर जरूर करेंगे, मुजाहरे करेंगे। ये एक व्यवस्था को चुनौती देना है। देखिए, आप संविधान के अनुसार चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, इतना बड़ा हमारा देश है, तो आप ऐसे जब करते हैं, एक तो व्यवस्था पे प्रश्न लगता है, एक जो देश की छवि पे भी लगता है। ये विपक्षी नेता और पार्टियों को समझना चाहिए कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी देश की छवि और व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगे। ये दुखदायी है, इसको जितनी जल्दी एहसास उनको महसूस करेंगे वो बेहतर रहेंगे। अदर चलाने से या रोने से कुछ नहीं बनने लगा। सर, हम भी जब भी चुनाव उपचुनाव हुए इस पर चर्चा की अपने प्रोग्राम में। शोर डालते वो इस तरह करो, वो तो उनको वो ये कहना चाहते हैं कि सभी ऐसा माहौल बना जाता है शायद ईवीएम ने हमें हरा दिया, अदरवाइज तो हम हार ही नहीं देते। अब झारखंड में जीते तो ईवीएम ने जिताया, उनको किसी और ने जिता दिया। तो ये पंजाब में हुए बाई इलेक्शन तो जीते नहीं हो, बीजेपी हारी है ना वहाँ, तो यहाँ पे भी जीत जाते हो। कांग्रेस में हिमाचल में कांग्रेस जीती है, वहाँ पे बीजेपी जीती। तो ये तो ऐसे कहने की बातें हैं, व्यवहारिक तौर पे ऐसी कोई चीज नहीं जो सामूहिक रूप से ईवीएम से कुछ किया जा सके। ये सिर्फ उनको आत्मचिंतन की जरूरत है कि अपनी आत्म चिंतन करके अपनी नीतियों पे गौर करें, उसमें कहाँ कमी है, कहाँ कमी है। तो अदरवाइज ये ईवीएम उनको सहारा नहीं बनने वाली। बिल्कुल जी। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे संविधान दिवस की। सर, हाल ही में देश में संविधान दिवस मनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के लिए ये बात कही है कि संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। तो वर्तमान के संदर्भ में आप संविधान की भावना पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो संविधान हमारा है ये एक जीवंत डॉक्यूमेंट है, ये जड़ किताब नहीं है। इसमें आज तक 106 तक
मेरे ख्याल अमेंडमेंट आ गई, वो उस हालात के साथ अमेंडमेंट, और अपने भारतीयों द्वारा लिखा, भारतीयों द्वारा अपनाया और लागू किया गया है, कोई बात विदेशी नहीं है। एक बात सर, दूसरे ये 26 नवंबर को हाँ जी, 26 नवंबर से, संविधान हाँ जी, दिवस इन्होंने संविधान 26 नवंबर 1949 में हमें अंकित किया और 26 जनवरी 1950 में लागू लागू हो किया। गया। हाँ। अब वो संविधान के तहत ही हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब और प्रशासन जितना है, ये संविधान केवल किताब या उसी संविधान जो है हमारे जो राष्ट्र की विचार उसको भी प्रकट करता है, व्यवस्था को भी दिखाता है। और एक बात जो बहुत बड़ी इस भावना को समझने की है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये विधानसभा में बोले थे तो उन्होंने पहले कहा था कि हम जितना बढ़िया संविधान बना लें, अगर संविधान लागू करने वाले ईमानदार नहीं या वो उतने लियाकत के नहीं है या उनके मन में कोई प्लस माइनस बेईमानी मैं कह लूँ या राजनीतिक स्वार्थ है बीच में, तो फिर संविधान कुछ नहीं कर सकता। और यही बात जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ओवरऑल इंचार्ज थे सारे कमेटी के, तो उन्होंने भी यही कहा था कि संविधान की सफलता जो हमारे आने वाले सांसद हैं उनके चरित्र पर निर्भर करेगी कि अगर वो चित्रवान है तो ये अगर कमज़ोर भी होगा तो तब भी अच्छा लागू होगा। अब समस्या यही है कि संविधान में हमने सब कुछ दिया है, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो आज की सरकार भी संविधान के अनुसार है। विपक्षी नेता तो संविधान की कॉपी लेके बात करते हैं कि संविधान की कॉपी लेके, लेकिन संविधान को मानने वाले कौन है? अब संविधान के अनुसार इलेक्शन हुए हैं, उसको स्वीकार करने के तैयार नहीं। अगर संबल का मामला है तो उसमें भी संविधान की बात है, किसी कानून का आदेश है उसको मानने की नहीं। तो ये भीड़ तंत्र जो है या राजनीतिक स्वार्थ है, यहाँ पे आके संविधान की भावना से खिलवाड़ होता है, दिखावे के लिए शोर मचा रहे हैं। संविधान की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन संविधान को स्वीकार करने में हमारे बीच में जो एक स्वार्थ भावना वो आड़े आती है। तो संविधान का लाभ तभी मिलेगा जब हम राष्ट्र स्तर पर एक होकर राष्ट्र हित को सामने रख के, जैसे हमारे बनाने वाले संविधान बनाने उस समय के जो सबसे इंटेलेक्चुअल थे, हर वर्ग के जो इंटेलेक्चुअल थे, अगले पिछड़े जो अमीर सब उस समय के थे, उन्होंने बनाया और 2 साल लगा के बनाया। नहीं तो 1946 से ये प्रोसेस शुरू हुआ, 49 चला और कितनी बैठकें, कितने आदमी बैठे। तो ये संविधान की उस भावना के जो प्रधानमंत्री या अभी राष्ट्रपति ने भी कहा, तो राष्ट्रपति ने भी कहा तो ये भावना, सम्मान की भावना, ये हम भारतीय, पहली पंक्ति के हम भारतीय, तो हम भारतीय बने ही नहीं। आप भी पंजाबी, मद्रासी, बंगाली, मराठी यही सोची जा रहे हैं, तो हम भारतीय तो बने ही नहीं। तो ये संविधान की भावना ये समझनी पड़ेगी कि हम भारतीय हैं। जब इस भावना से हम अपना कार्य करेंगे, जो राजनीति करेंगे, चाहे कोई भी कर्म करेंगे, तो तभी हम संविधान के प्रति ईमानदार होंगे। अभी उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण पे भी कहा था कि जो धर्मांतरण करके फिर नौकरी के लिए या पेंशन के लिए फिर दोबारा वो आ जाते हैं, तो ये संविधान की भावना से खिलवाड़ है। तो ये एक ऐसी कमजोरी हमारे हिंदुस्तानियों के आ चुकी है कि हम संविधान के साथ खिलवाड़ करने में घबराते नहीं, अपना स्वार्थ देखते हैं। और उसी के कारण आज मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो परेशानी देश में आ रही है, जो सामाजिक स्तर पे या आर्थिक स्तर पे, उसका मुख्य कारण यही है कि हम संविधान के प्रति ईमानदार नहीं, राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं। संविधान ने एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को हम तारपीडो करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं जिसमें हमारा है, तो चाहे वो निचले स्तर का चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे। तो वो आदत जो एक राष्ट्रीय स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, वो मजबूत करने के लिए एक नेता आना चाहिए। अभी भी दौर शुरू हुआ है, पिछले 10-15 साल में जो चल रहा है, तो मैं समझता हूँ अगले 10-15 साल में चल के जब हम सनातन संस्कृति, राष्ट्र संस्कृति, सभ्यता, इन बातों पे गंभीरता से विचार करेंगे और कर्म करेंगे अपना, तभी जाकर ये संविधान की जो सही रूपरेखा में हम उस भावना को आदरमान स्वीकार देंगे। अभी तो हम सिर्फ एक मुखौटा सामने रखा है संविधान में, दा हमारा यही होता है कि चाहे कर देना है, चाहे बिल्डिंग बनानी है, संविधान पे कानून से तो संविधान कानून देता व्यवस्था प्रोवाइड करता है ताकि समाज ने प्रशासन किस ढंग से चल रहा है, उसी में ही राजनीति तो कर रहे हैं। हाँ, उस प्रशासन के विरुद्ध हम कोई ना कोई रोज मरा की जिंदगी में खुद ही करते रहते हैं। तो वो इस चीज से समझना कि हम संविधान के प्रति तभी ईमानदार होंगे जब आप निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक हम संविधान को याद रखते हुए कि हम भारतीय हैं
और एक व्यवस्था को बनाए रखना है, इसको मजबूत करना है, कमज़ोर नहीं करना, वो एक्ट करेंगे, वो कर्म करेंगे, तभी बात बनेगी। नहीं तो संविधान में 106 है, आगे जीवंत है, आगे और समय के अनुसार जो आवश्यकता है वो कर सकते हैं। उसमें मजबूती तभी है ना, यही एक है कि ये किताब नहीं कि इस बंदे से ना, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है हमारा। जब इसमें कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, सारे न्यायपालिका विभाग के सबके डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसको अब लागू करना तो वो इंसानों पे है। वो इंसान कैसे, अगर हमारा किरदार कैसा है वो उस पर डिपेंड करेगा। संविधान तो पहले भी था, जिसने वक़्फ़ बनाया, संविधान आज भी है जो सनातन की मांग कर रहा है। इसमें आपका फैसला तो उसने करना है जो राष्ट्र हित को देख के जो होगा, तभी संविधान का मैं समझता हूँ कि अर्थ यही है कि एक प्रशासन व्यवस्था जो देशवासियों को एक समानता दे, एक अपॉर्चुनिटी दे, एक जो सारी जो आबो हवा के सबसे हिसाब से देखें तो वो प्रोवाइड करता है। तो उसी में हमारी सबकी भलाई है कि हम इस संविधान को संभालें और इसके प्रति ईमानदार रहें। जी, बिल्कुल। तो आज प्रोग्राम चर्चाएं खास में हमने एक बार फिर से सर के साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर एक मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम चर्चाएं खास को हम यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।